नाउ अब हम देखेंगे बच्चों कि अगर हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें हमारे पास कैपेसिटेंस कनेक्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के अरेंजमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट सर्किट के अरेंजमेंट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल उसके करके देखेंगे। लेकिन अगर सर्किट हमारा कॉम्प्लेक्स है तो उस सर्किट के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन सर्किट। तो जिसके लिए किरचॉफ ने लॉ दिया और उन लॉ को हम जानते हैं। ठीक है, पहला लॉ जो उन्होंने दिया, फर्स्ट लॉ जो गिवन बाय किरचॉफ, तो फर्स्ट लॉ इज़ फॉर चार्ज। दिस लॉ इज़ फॉर किसके लिए, चार्ज के लिए था। पहले लॉ में उन्होंने बताया कि अगर हमारा एक सर्किट है जिस सर्किट में हमने सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ चार्ज जोड़ रखा है, मीन्स इफ देयर इज बैटरी इन द सर्किट, इफ देयर इज सोर्स ऑफ चार्ज लाइक सेल और बैटरी और बैटरी in the circuit अगर हमारे पास सर्किट में सोर्स ऑफ चार्ज हो, सेल या बैटरी हो इन द सर्किट कनेक्टेड विथ कैपेसिटर with capacitor, then charge given is equals to the sum of charge used. Then charge given will equal to charge stored in capacitor. ठीक है, जितना चार्ज देंगे उतना चार्ज हमारे पास, उसका सम जो होगा, जितना चार्ज दिया गया वही कैपेसिटर के प्लेट पे स्टोर होगा। ठीक है, देखते हैं, हमने एक सर्किट बना रखी है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझाने के लिए एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज ए सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस C1। तो ये मैंने एक सर्किट बना रखी है जिसमें हमने कैपेसिटर लगा रखा है C1, C2, C3, C4 एंड C5। ये हमने कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा है, किससे, सोर्स से, और सोर्स की वैल्यू कितनी है, V वोल्ट है। अब हमने इसमें हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को जानेंगे, तो हम पहली चीज़ लिख रहे हैं, इफ़ देयर इज़ अ सोर्स ऑफ चार्ज में इन द सर्किट, अगर सोर्स ऑफ चार्ज है सर्किट में तो कनेक्टेड विद द कैपेसिटर, देन द चार्ज गिवन विल इक्वल्स टू द चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये जो सोर्स इनके ऊपर चार्ज देगा वो चार्ज का सम हमेशा सप्लाइड सोर्स ऑफ चार्ज के बराबर हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज गिवन बाय ईच टर्मिनल विल इक्वल, क्या होगा, विल इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे। देखते हैं कैसे बच्चों, कि दोनों टर्मिनल से जो चार्ज दिया जाएगा वो इक्वल होगा। तो देखते हैं, मान लिया जाए यहाँ से हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पॉइंट को पहले मैं ये जो टर्मिनल को मैंने इंडिकेट किया है इसे मैं रिप्लेस कर दूँ ना, पहले पॉइंट को समझने के लिए ये मैंने ऐसे सर्किट है। अब हम कह लें कि ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, तो इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएंगे, मान लेते हैं इस प्लेट के ऊपर हमारे पास जो चार्ज आए हैं वो प्लस Q1 का है। ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो हम कह लिए लेट प्लस Q2 का है। तो Q जो चार्ज आएगा उसका सम किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे Q सप्लाइड बाई V बाई पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल का है वो जो चार्ज सप्लाई कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल Q बाई पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन पे अगर हम यहाँ से Q चार्ज दिए हैं तो यहाँ से कितना चार्ज आएगा, माइनस Q चार्ज, और वो किसके ऊपर स्टोर होगा, वो हम कहेंगे इसके ऊपर Q3 हो जाएगा और इसके ऊपर Q4। तो अगर हम साइन को, माइनस चार्ज को नेगलेक्ट कर दें तो हम बोलेंगे कि Q चार्ज किसने सप्लाई किया, नेगेटिव टर्मिनल ने,
और जो चार्ज नेगेटिव टर्मिनल में सप्लाई किया है, चार्ज गिवन बाय ईच टर्मिनल विल इक्वल होना है। तो हम कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल से कौन कौन सा चार्ज आया, तो Q3 और Q4 आया, तो उसका सम क्या होगा, Q3 प्लस Q4 इज इक्वल्स टू Q। नाउ दिस चार्ज इज इक्वल्स टू दिस चार्ज, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 विल इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है जब हम सोर्स ऑफ चार्ज मीन्स सेल या बैटरी जुड़ा हो सर्किट में, तब देखेंगे। नाउ अब अगर हम कहें कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का सेकंड पॉइंट, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बच्चों कि जब हमारे सर्किट में कोई सोर्स ऑफ चार्ज ना हो, जितने चार्ज हैं उतने ही पॉसिबल हों, दैट इज नो सोर्स ऑफ चार्ज लाइक बैटरी और सेल, सोर्स ऑफ चार्ज लाइक सेल और अर्थ भी देता है हमारे पास चार्ज, तो ये अगर ना हो देन द चार्ज का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, देन सम ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, सम ऑफ चार्ज रिमेन कांस्टेंट। अब इसको समझते हैं, रिमेन कांस्टेंट। तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि हमने इसके ऊपर प्लस Q चार्ज दे दिया, इसके ऊपर प्लस Q2 का चार्ज दिया। ऐसे कंडीशन पे यहाँ क्या चार्ज आएगा, तो हम कहेंगे प्लस माइनस Q2 का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, तो हम कहेंगे माइनस Q1 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस Q1 का चार्ज दिया है तो दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस Q1 का चार्ज आएगा ना। यहाँ पे जो चार्ज सप्लाई है बच्चों वो क्या है, Q3। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे जो होगा चार्ज वो क्या होगा, प्लस Q3 का। यहाँ पे माइनस Q3 सप्लाई किया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस Q3। यहाँ पे माइनस Q4 सप्लाई किया था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस Q4। ठीक है, और यहाँ माइनस Q2 दिया था, तो मान लिया जाए अगर हम यहाँ माइनस Q2 दे रहे हैं तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस Q5, और अगर यहाँ प्लस Q5 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस Q5। ठीक है, तो इसको हमें समझ लेना है कि हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने माइनस यहाँ दिया तो यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस Q5 का। ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे चार्ज अगर हम देखें तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। नाउ अब देखा जाए तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कोई सोर्स ऑफ चार्जेस हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ चार्जेस नहीं है। ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे चार्ज जो ये सिस्टम का होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, मीन्स Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें तो Q2 प्लस Q4 प्लस Q5 सेकेंड वाले इस रीजन में भी देखा जाए तो इस रीजन में भी ऐसा ही होगा कि Q2 प्लस Q4 प्लस Q5 रिमेन कांस्टेंट। और इसको हम लिख सकते हैं साइन के साथ, तो इसका साइन क्या था, माइनस, इसका साइन क्या है, प्लस, तो हम कह सकते हैं माइनस Q1 इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q4 और इसकी भी वैल्यू माइनस रख लेंगे तो माइनस Q5 प्लस Q4। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ दिया किरचॉफ ने फॉर चार्जेस, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। चार्ज सिस्टम का क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमेशा कंजर्व होगा। अब सेकेंड लॉ को समझते हैं बच्चों कि सेकेंड लॉ क्या कहता है किरचॉफ ने। किरचॉफ ने दो लॉ दिया था, दोनों लॉ को समझते हैं। तो सेकेंड लॉ हमारा किरचॉफ का क्या है उसको देखते हैं। सो फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, इसी सर्किट को मैं लेता हूँ अपने कंसिडरेशन में, मैं सर्किट ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास कैपेसिटर 1 था, ये कैपेसिटर 2 हमने बनाया था, यहाँ से एक और कैपेसिटर लगाया था, यहाँ पे एक और कैपेसिटर, और इसको इससे कनेक्ट कर रखा था। इसको C1 कह रहे थे, इसको C2 कह रहे थे, सॉरी इसको C2 कहा था, इसको C3, इसको C4 और इसको C5 कह रहे हैं। अब हमने जो सप्लाई कर रखी है, सेकेंड लॉ किरचॉफ का कहता है एट ईच कैपेसिटर
पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ Q by C take place when connected with positive terminal of a cell. Positive terminal of cell. और इस लॉ को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ. क्या कहेंगे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है कि हम सर्किट में जो एनर्जी सप्लाई करें हैं तो हर एक कैपेसिटर के पास एनर्जी पोटेंशियल जो होगा वो ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर हो जाएगा? Q by C के बराबर होगा. तो देखते हैं कि मान लिया जाए यहाँ से हमने जो पोटेंशियल सप्लाई करी थी, ये पोटेंशियल हमारी क्या है? V. अब हमने ये पोटेंशियल सप्लाई किया तो हम एक सर्किट यहाँ जिससे पोटेंशियल जा रहा है, ये वाली, तो इस सर्किट को कहें तो हम कहें दिस इज पॉइंट A, B, C, D, E, F, G. तो हम कहेंगे, इसको समझें तो हम कहेंगे इन, अब ये जो हमने बना के रखा है अरेंजमेंट, इसे क्या कहा जाता है? लूप. तो हम कहेंगे इन लूप A, B, C, D, E, F, कौन सा लिया है? G. ये एक लूप है. उसी तरीके से अगर हम G है HIJ कर ले तो एक लूप और बनेगा. वो लूप क्या होगा? तो हम कहेंगे इन लूप ABHIJFGA. ये लूप H ये है, ये टर्मिनल H है, इस पॉइंट को I कहा, इस पॉइंट को J, तो दूसरा लूप ये है. तो इन दोनों लूप्स में किरचॉफ का जो हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो क्या है बच्चों? उसे देखते हैं. तो मान लिया जाए पहले लूप में यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो C1 है. ऐसे कंडीशन पे इसके पास जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो क्या होगा? तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू Q1 by V. क्योंकि ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, तो ये जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसे हम नेगेटिव कहेंगे. पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स पोटेंशियल में से कुछ वैल्यू पोटेंशियल की रख ली गई. नाउ अब फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर से एक कैपेसिटर है, तो वहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा. मान लिया जाए यहाँ की जो चार्जेज होंगी, वो चार्जेज यहाँ पे कितना चार्ज दिया था? Q3. तो इसको लिखा Q3 अपॉन इन दोनों की पोटेंशियल क्या है? तो हम कहेंगे दिस विल बी V. नाउ कम्स टू बी बैक टू दिस पॉइंट, और यहाँ पे हम कहें क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है तो दिस विल इक्वल्स टू V. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द टोटल पोटेंशियल सप्लाई, सॉरी ये मैं V लिखा हूँ, Q by C, Q1 by C 1 प्लस Q2 by C, दिस विल इक्वल्स टू V. ठीक है बच्चों, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका सबका समेशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा. तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने एनर्जी यूटिलाइज़ किया और इसने एनर्जी सप्लाई किया, तो जितनी एनर्जी इस सोर्स ने सप्लाई करी थी उतनी एनर्जी हमारी पोटेंशियल कैपेसिटेंस के पास ड्रॉप होकर यूटिलाइज हो गई. तो ये इक्वेशन हम इस सर्किट के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है. सेकेंडली, अगर हम लूप नंबर 2 में देखते हैं ABHIJFCGA, तो उस लूप में सबसे पहले पोटेंशियल का ड्रॉप कहाँ हो रहा है? कैपेसिटर नंबर 2 पे. अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटर नंबर 3 था ये, तो C3 इसको लिखेंगे. नाउ C2 कैपेसिटर है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, मान लिया यहाँ से कितना चार्ज आया था? प्लस Q का चार्ज आया था, तो हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू माइनस Q2 अपॉन C2. फिर आगे गए तो यहाँ पे फिर से एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा. किसका? क्योंकि उस कैपेसिटर ने Q4 चार्ज स्टोर किया था और कैपेसिटेंस इसकी C4 है. एंड दिस विल इक्वल्स टू द पोटेंशियल सप्लाई दैट इज इक्वल्स टू V. तो ये हमारे पास किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ है कि जो सप्लाइड पोटेंशियल होगी दिस विल इक्वल्स टू द यूटिलाइज पोटेंशियल. तो हमने कहा पोटेंशियल का ड्रॉप अगर इसको उस डायरेक्शन में भेजे तो हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज. उसी तरह से इसको अगर हम उस डायरेक्शन में भेज दें तो हम कहेंगे इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है. दिस विल इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1 प्लस Q3 अपॉन C3. ठीक है बच्चों, और इसमें क्या लिखा जा सकता है? तो हम कहेंगे V इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C2 प्लस Q4 अपॉन C4.
ठीक है। तो एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू एनर्जी यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किरचॉफ के लॉ को जाना जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। अब ऐसे कंडीशन पे हम देख पाएंगे कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज़ में है और कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में। अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर का जो थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, जिसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, कि वो उसे समझते हैं कि अगर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट में, अब हम देखेंगे कि व्हेन द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक इन डिफरेंट मैनर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है सर्किट का। कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। जैसे पहला प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि मान लिया जाए मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया मैंने कहा है, लेट द एरिया ऑफ अ प्लेट इज A एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज D एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज V। नाउ अब अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक को कुछ ऐसा फिल किया है कि यहाँ से लेके आधे प्लेट तक मैंने इसमें, आधे एरिया तक मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसे फिल कर लिया और उसके ऊपर बचे हुए एरिया में मैंने दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल किया जिसकी कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो हम कहेंगे कि अब हमने जो डाइलेक्ट्रिक की फिलिंग करी है वो डिवीज़न किसका कर रहा है, एरिया का या सेपरेशन का। तो हम कहेंगे फिल्ड इन द फॉर्म ऑफ, कैसे फिल किया गया, व्हेन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक विद डिवीज़न ऑफ एरिया मेथड, एरिया को डाइलेक्ट्रिक फिल करके डिवीज़न किया। सेकेंडली हम कह रहे हैं, सेकेंड तरीका देखेंगे, डिवीज़न ऑफ सेपरेशन, डिवीज़न ऑफ सेपरेशन। इसमें हम लोगों ने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया बच्चों, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अरेंजमेंट में, लेट उसका अरेंजमेंट जो था उसमें सेपरेशन बिटवीन प्लेट D है और एरिया A है। अब इस रीजन में हमने एक अलग सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया आधे रीजन तक, और इस रीजन में मैं एक अलग सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया आधे रीजन तक, ऐसा। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने कह ली K1 और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह ली K2। सो अब हम देखेंगे कि ऐसे अरेंजमेंट में ये जो हमारा सिंगल कैपेसिटर था वो टू डिफरेंट कैपेसिटर की तरह से एक्ट होगा, और दिस टू कैपेसिटर C विल बी C1 एंड C2 एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर इन पैरेलल कहेंगे, ठीक है। अब बताएं, ऐसे कंडीशन पे जब एरिया का डिवीजन, बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ एरिया हो रहा है, तो जितने पार्ट में हमने कैपेसिटर को डिवाइड किया, यहाँ हमने दो डाइलेक्ट्रिक फिल करी है, इसलिए पूरा कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी तरीके से अगर n पार्ट में डिवाइड करते तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो जाता। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो हम कहेंगे उसका सेपरेशन तो D ही है लेकिन एरिया हाफ हो गया है। तो ऐसे कंडीशन पे C1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A, मान लिया जाए उसका एरिया A1 हो जाए और सेपरेशन कितना था D। सेकेंड हम कहेंगे C2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी कहेंगे एप्सिलॉन, लेट इस एप्सिलॉन R को मैंने यहाँ क्या लिखा है K1, तो इसको लिख लिया K1। सेकेंड वाले का क्या K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D, ये इन दोनों का एरिया हो गया। अब अगर हम कह लें कि इन दोनों का पैरेलल अरेंजमेंट है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट प्लस कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड। तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलली अरेंज हुए हैं। तो हम इसमें से एप्सिलॉन नॉट D को कॉमन निकाल लिए, तो क्या वैल्यू हुआ K1 A1 प्लस K2 A2, ठीक है। जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला ये आ गया। अब ऐसे कंडीशन पे अगर हम कह ले बच्चों कि यहाँ पे
दो ही डाइलेक्ट्रिक नहीं, इसी तरह से n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड होते और सब इसी तरह से डिवीजन ऑफ एरिया के मेथड में होते, तो ये क्या हो जाता K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस A3 इसी तरह से n टाइम्स तक चला जाता है। तो ये डिवीजन ऑफ एरिया के बेसिस का प्रॉब्लम, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखें डिवीजन ऑफ सेपरेशन किया है हम लोगों ने, तो नाउ अब हमारा जो डी सेपरेशन था वो दो पार्ट में हो गया, D1 प्लस D2। सो पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, तो हम कहेंगे पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी K1 एप्सिलॉन नॉट, A विल बी द सेम बट D विल बी डिफरेंट। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, तो इट विल बी इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट, A विल बी सेम अपॉन D2। और ये दोनों कैपेसिटर, अब अगर हम यहाँ से चार्ज भेजें तो यहाँ तक आने का और कोई अल्टरनेटिव पाथ है नहीं, हम उसी से कहेंगे। सो हम कहेंगे ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या है, तो हम कहेंगे C1 एंड C2 आर इन सीरीज़। और अगर वो सीरीज़ में होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और सिंपली हम इसको ये लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और इसमें अगर वैल्यू को पुट करा जाए तो वो क्या है वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं D1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। सो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A को मैं कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू आई, D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। इसी तरीके से अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक के n सेपरेशन में हमने n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक फिल करी होती तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा जो होता 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D1 K1 D2 K2 D3 K3, इसी तरह से हम उसका समेशन करते चले जाते। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम को देखा है कि अगर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम आता है तो उस ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने सीरीज़ बेस्ड पैरेलल बेस्ड देखा, उसकी मिक्स ग्रुपिंग के भी प्रॉब्लम होते हैं जिसके न्यूमेरिकल को अभी हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये जाना कि अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो तो किरचॉफ का लॉ हम कैसे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। किरचॉफ के दो लॉ हैं, लॉ ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विल ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज, सेकेंड लॉ था। और फर्स्ट लॉ ये है कि अगर सोर्स ऑफ बैटरी लगा के रखा गया है टर्मिनल के बीच में, तो जितना पॉजिटिव टर्मिनल जितना सोर्स चार्ज सप्लाई करेगा उतना ही चार्ज नेगेटिव टर्मिनल भी सप्लाई करेगा। और अगर देयर विल बी नो टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल नहीं है, तो देन द सम ऑफ द चार्जेस विल ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे कैपेसिटर के अरेंजमेंट में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तो सिंगल कैपेसिटर डिफरेंट अरेंजमेंट में डाइलेक्ट्रिक के फिल करने से डिफरेंट तरीके से ट्रीट होता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया अगर फिल करें तो एरिया में कैपेसिटर पैरेलली डिवाइड होना शुरू हो जाता है, और अगर हम सेपरेशन बेसिस पे फिल करें तो हमारे पास कैपेसिटर जो होंगे वो सीरीज़ में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस के भी प्रॉब्लम को देख लिया। अब आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे एंड देयर आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज़ आई थिंक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हाँ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ेंगे कि हमारा कैपेसिटर जब सेल से कनेक्ट है, सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट दैट इट विल टू टेक टू बिकम फुल्ली चार्ज, और अगर वो डिस्चार्ज होता है तो कितने टाइम्स में फुल्ली डिस्चार्ज होगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।